है। तो हम बात करते हैं भारत में दबाव समूहों की विशेषताओं के बारे में। प्रोफेसर मायरन वीनर की रचना पॉलिटिक्स ऑफ सिक्योरिटी तथा प्रोफेसर स्टैनली कोचनेक की रचना बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया दो प्रमुख ऐसी रचनाएं हैं जिनमें भारत में दबाव समूहों की विस्तृत और विश्लेषणात्मक विवेचना की गई है और इन रचनाओं के या इन विद्वानों के विचारों के आधार पर भारतीय दबाव समूहों की कुछ विशिष्ट विशेषताओं को रेखांकित भी किया जा सकता है। जैसे भारत में सर्वाधिक प्रभावित करने वाले दबाव समूह जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर संगठित किए होते हैं और यही निर्णायक दबाव समूहों की भी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक दल भी दबाव समूहों के जातिगत और भाषाई आधारों पर ही एक संगठित होते हैं और इन्हीं के आधारों पर इन्हीं दबाव समूहों के दबाव में आकर के कार्य करते हैं। भारत में समुदायात्मक दबाव समूहों का सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है और इन समुदायात्मक दबाव समूहों का राजनीतिक दलों पर पर्याप्त नियंत्रण भी होता है। इन दबाव समूहों को दल के पीछे दलीय सत्ता कहा जाने लगा है, किंतु यह भी एक विचित्र सत्य है कि प्रमुख व्यावसायिक हित समूह दलीय नियंत्रण से स्वायत्त हैं। इसी प्रकार अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कतिपय राजनीतिक दलों ने अर्ध सैनिक स्वरूप वाले गुप्त संगठनों का भी निर्माण कर लिया है। यदि भारत में दबाव समूहों की भूमिका को निष्कर्ष के रूप में व्याख्या किया जाए तो कहा जा सकता है कि भारत में असमुदायात्मक दबाव गुट सर्वाधिक प्रभावशाली हैं और उनमें भी जाति का प्रभाव सर्वाधिक है। इसके बाद संस्थानात्मक दबाव समूह आते हैं और इन दबाव समूहों ने भी भारतीय राजनीति को पर्याप्त प्रभावित किया है। समुदायात्मक दबाव समूहों में वर्तमान में फिक्की नामक संगठन ही प्रभावशाली है और इन अनेक प्रकार से यह संगठन अपने कार्य के प्रति संलग्न रहते हैं। दबाव समूहों के बारे में पर्याप्त चर्चा कर लेने के उपरांत यह आवश्यक है कि हम दबाव समूहों के नकारात्मक और आलोचनात्मक पक्ष को भी जानें। दबाव समूहों की निरंतर आलोचना की जाती है और उनकी आलोचना के अनेक बिंदु भी विभिन्न विद्वानों द्वारा इंगित किए गए हैं। जैसे दबाव समूहों पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करते हैं, अर्थात दबाव समूहों का अंतिम उद्देश्य केवल अपने संबंधित हितों की पूर्ति करना ही होता है। इन्हें सार्वजनिक या सार्वभौमिक हित से कोई लेना देना नहीं होता और इसका परिणाम यह होता है कि ये दबाव समूह एक प्रकार से अपने स्वार्थ सिद्धि में ही रत रहते हैं। दबाव समूहों पर दूसरा आरोप यह लगाया जाता है कि ये सार्वजनिक या राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और यह कथन एक तरह से देखा जाए तो सत्य भी है। अनेक बार भारतीय राजनीति में ऐसे अनेक मामले आए हैं जिनमें भारतीय राजनीति व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का दबाव समूहों पर आरोप लगा है। ये दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए बेईमानी करना, रिश्वत देना या अन्य अनैतिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम से राजनीतिक शुचिता पर एक कलंक लगता है। दबाव समूहों को संकुचित दृष्टिकोणवादी भी कहा जाता है। दबाव समूह अपने संकीर्ण हितों को बढ़ावा देते हैं। वे संगठित इसलिए होते हैं ताकि राष्ट्रीय हितों की तुलना में संकुचित गुटीय हितों को महत्व दे सकें। इसी प्रकार दबाव समूहों पर लॉबिंग का भी आरोप लगता है। ये दबाव समूह लॉबिस्ट द्वारा कार्य करते हैं। लॉबिस्ट की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार और अनैतिकता में वृद्धि होती है। प्रसिद्ध विद्वान VOK के अनुसार दबाव शब्द का प्रयोग मस्तिष्क में एक ऐसे शैतान लॉबिस्ट का चित्र अंकित कर देता है जो उचित पथगामी विधायक को सार्वजनिक हित की धारणा से हटाने के लिए अनुचित दबाव डालने का प्रयास करता है। दबाव समूहों पर हिंसा की राजनीति का संगठित स्रोत होने का आरोप भी लगाया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान मायरन वीनर का कहना है कि गैर पश्चिमी देशों में हिंसा का संगठित प्रयोग किया जाता है, किंतु अधिकांश में हिंसात्मक कार्रवाइयां अचानक नहीं हो जाती, अपितु संगठित और योजनाबद्ध होती हैं। हिंसा और जन आंदोलन से अराजकता उत्पन्न होती है और ऐसी अव्यवस्था राज्य व्यवस्था के अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार दबाव समूहों के आलोचनात्मक पक्ष को जानने के उपरांत
दबाव समूहों का सांगोपांग मूल्यांकन करना भी आवश्यक हो जाता है। यद्यपि दबाव समूहों की आलोचनाओं में सत्यांश है, किंतु वास्तव में किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दबाव समूह एवं हित समूहों से छुटकारा पाना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। साम्यवादी और अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में भी दबाव समूह सक्रिय रहते हैं, किंतु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो यह एक प्रकार से संवैधानिक संरक्षण की स्थिति में ही रहते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों का समर्थन कुछ विशिष्ट तर्कों पर निर्भर करता है। जैसे दबाव समूह अपने पक्ष को शासन के सामने ठीक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, इससे शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सकता है। दबाव समूह समाज और राज्य के बीच के एक रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। जब राजनीतिक दल निर्वाचन में विजयी हो जाते हैं और राजनीतिक व्यवस्था में एक शून्य की स्थिति बन जाती है, तो उस वैक्यूम या शून्य को भरने का कार्य दबाव समूहों द्वारा ही किया जाता है और जनता तथा सत्ता के बीच एक प्रकार से संपर्क सूत्र के रूप में भी कार्य किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो दबाव समूह तथा हित समूहों से यह अपेक्षा रहती है कि वे सार्वजनिक हित की अवधारणा को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक जीवन की अभिवृद्धि तथा उन्नति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। अभी तक दबाव समूह तथा सार्वजनिक हित के मध्य संतुलन स्थापित करना एक समस्या बनी हुई है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान के द्वारा हमने दबाव समूहों को संपूर्ण रूप से जान लिया है। अगले भाग में हम किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के किसी महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।